चलिए आज की सामग्री को खोल कर देखते हैं। हमारे पास वैश्विक मूल्य सर्वसम्मति $3,14,159 गाइड बुक से कुछ अंश हैं जिन्हें डोरिस यिन ने लिखा है। और ये एक समुदाय की रणनीति के बारे में है जो एक बहुत बड़े लक्ष्य ओपन मिनट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक डिजिटल प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है। ये असल में इंसानी मनोविज्ञान, कम्युनिटी को एक साथ लाने और एक साझा विश्वास बनाए रखने की चुनौती के बारे में है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि इस लक्ष्य में देरी क्यों हो रही है और इसके लिए क्या समाधान सुझाए गए हैं। और ये स्रोत एक बहुत ही बुनियादी टकराव को दिखाता है। एक तरफ है एक बहुत बड़ा लंबा सपना और दूसरी तरफ है लोगों की तत्काल वित्तीय जरूरतें। और ये सब कुछ एक बहुत ही खास लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है, $3,14,159। तो चलिए इसी टक्कर को समझते हैं। सबसे पहले सीधी बात करते हैं, समस्या क्या है? ये ओपन मिनट की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? बड़ा सवाल खड़ा होता है। लोगों समझौते का पालन क्यों नहीं करेंगे जिसे उन्होंने खुद चुना है? गाइडबुक बताती है कि वजह है उम्मीदों में एक बहुत बड़ा अंतर। अच्छा। हाँ, कई लोगों को शायद ये गुमराह किया गया था कि ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम होगी। मतलब रातों रात पैसे वाले बनने का सपना। बिल्कुल। और जब ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर है उनका विश्वास डगमगा गया। और उन्हें पैसों की तत्काल जरूरत भी है। हाँ, और शायद वो पूरी तरह से समझ भी नहीं पा रहे हैं कि पाई आखिर है क्या। तो इस वजह से वो अपनी पाई को फिएट करेंसी के लिए बेच रहे हैं, जो सीधे तौर पर समझौते का उल्लंघन है। एकदम, वो सीधे सीधे उस वादे को तोड़ रहे हैं। सोर्स में पाई टुडे पर कोर टीम यानी सीटी के एक बयान का भी उल्लेख है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि वे लगभग आधा काम कर चुके हैं। हाँ, और बाकी आधे को पूरा करने के लिए उन्हें समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। तो ये इसे एक तरह से एक सहयोगी प्रयास के रूप में दिखाता है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि इंजन हमने बना दिया है, पर गाड़ी तो आप सबको मिलकर ही चलानी पड़ेगी। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। गाइडबुक दो तरह की मानसिकता वाले लोगों की पहचान करती है जो इस पूरी प्रगति को रोक रहे हैं। पहला ग्रुप है निराशावादी। ये वो लोग हैं जो कोर टीम के बारे में हर वक्त शिकायत करते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं और अंत में अपनी पाई बेच देते हैं। हाँ। और दूसरा ग्रुप है अति आशावादी, या कह सकते हैं निष्क्रिय लोगों का। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कोई एक्शन ही नहीं लेते। वो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ओपन मिनट के नियमों की घोषणा हो जाएगी। मतलब वो बस इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ उनके लिए कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और दोनों ही दृष्टिकोण बहुत हानिकारक है। निराशावादी तो एक्टिवली प्रोजेक्ट की वैल्यू को कम कर रहा है, और वहीं जो निष्क्रिय व्यक्ति है वो उस गति में कोई योगदान ही नहीं दे रहा जो इस पूरी प्रक्रिया के लिए जरूरी है। तो सोर्स का तर्क यह है कि सही रवैया वो अंदर से आशावादी होना और कोर टीम या नए नियमों का इंतजार किए बिना कड़ी मेहनत करना है। हाँ, काम खुद पायनियर्स को ही करना होगा। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या गाइड बुक कोई समाधान भी देती है, कुछ प्रैक्टिकल दिशा निर्देश? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये गाइड बुक बहुत स्पष्ट हो जाती है। वो कुछ बहुत से साफ नियम बताती है। जैसे कि पहला, फिएट मुद्रा के लिए पाई को न बेचें और नहीं खरीदें। ये माइग्रेशन समझौते को तोड़ता है। ये तो सीधी सी बात है। दूसरा, पाई को एक दुर्लभ संसाधन माने, कोई मामूली चीज नहीं। अच्छा। इसका उपयोग कम मूल्य वाली चीजों के लिए करने से बचें ताकि इसका एक उच्च मूल्य बना रहे। मतलब इसे सोने की तरह समझो, रोजमर्रा के खुले पैसों की तरह नहीं। आपने सही पकड़ा। तीसरा है कि इन दिशा निर्देशों को समुदाय और सोशल मीडिया पर खूब साझा करें ताकि उनका प्रभाव बढ़ सके, ताकि एक तरह का सामाजिक दबाव बने। सामाजिक दबाव भी और एक सहमति भी। और चौथा, जो बड़ा दिलचस्प है, बताइए, वो है कि अधिक GCV यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू ब्लॉकचेन रिकॉर्ड बनाने के लिए छोटे छोटे लेन देन को प्रोत्साहित करें। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक तरफ आप कह रही हैं कि इसे कम मूल्य की चीजों पर खर्च ना करें, हाँ, और दूसरी तरफ कह रही हैं कि छोटे लेन देन को प्रोत्साहित करें। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? ये बहुत ही स्मार्ट पॉइंट है। देखिए, छोटे लेन देन का मतलब कम कीमत वाली चीजें खरीदना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है GCV रेट पर, यानी उस 3,14,159 के हिसाब से चीजें और सेवाएं खरीदना बेचना, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। अच्छा, तो हर एक ऐसा लेन देन एक सबूत की तरह है। बिल्कुल। ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाता है। ये एक ठोस रिकॉर्ड बनाता है कि देखो, मुद्रा का उपयोग उस तय कीमत पर किया जा रहा है। मैं समझा। इन नियमों के पीछे की वजह तो काफी मजबूत लगती है। हाँ,
फियाट के लिए बेचना सीधे तौर पर समझौते का उल्लंघन है और पाई की कीमत को कम करता है। और इसे दुर्लभ मानने से उस बड़े लक्ष्य को मनोवैज्ञानिक रूप से बल मिलता है। और नियमों को साझा करने से सामुदायिक मानदंड मजबूत होते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंत में क्या डोरेसीन कोई बहुत ही व्यावहारिक कदम भी सुझाती हैं? कोई एक्शन प्लान? हाँ, और यहीं पर गाइड बुक सबसे प्रैक्टिकल हो जाती है। वो अगले 3 से 6 महीने के लिए एक बहुत ही ठोस योजना देती है। अच्छा। पहला कदम, लोगों को 3 से 6 महीने के लिए खुद का समर्थन करने के लिए नौकरियां ढूंढनी चाहिए, ताकि वो घबराहट में अपनी पाई ना बेचें। 1 मिनट, ये तो बड़ी उल्टी बात हुई। एक प्रोजेक्ट जो अमीर बनाने का वादा करता है, वो कह रहा है कि पहले जाके नौकरी करो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत यथार्थवादी है। ये घबराहट में होने वाली बिक्री को कम करेगा और केवाईसी और माइग्रेशन में तेजी लाएगा। ठीक है, मतलब जब लोग आर्थिक रूप से स्थिर होंगे तो वो बेहतर फैसले ले पाएंगे। और दूसरा कदम? दूसरा है, केवल जीसीवी यूटिलिटीज का ही समर्थन करें। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उन सभी बिजनेस और सेवाओं पर फोकस करें जो उस लक्ष्य मूल्य को मजबूत करते हैं। ये पूरी पारिस्थितिकी तंत्र की आर्थिक गतिविधि को एक ही दिशा में ले जाता है, उसे व्यावहारिक बनाता है और ज्यादा जीसीवी लेन देन बनाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये एक जमीनी स्तर की आर्थिक रणनीति का बहुत ही आकर्षक उदाहरण है। बिल्कुल। ये एक वैश्विक विकेंद्रीकृत समुदाय से एक बड़े दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 से 6 महीने की अवधि के लिए मिलकर काम करने के लिए कह रहा है। ये सामूहिक अनुशासन की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और डोरिस यिन का निष्कर्ष क्या है? क्या वो मानती हैं कि ये हो सकता है? उनका निष्कर्ष काफी आशावादी है। वो कहती हैं कि अगर हर कोई 3 से 6 महीने तक ईमानदारी से प्रतिबद्धता के साथ मिलकर काम करता है तो वे ओपन मेननेट के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो एक समुदाय है जो विश्वास के संकट और वित्तीय दबाव के कारण देरी का सामना कर रहा है। और प्रस्तावित समाधान तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। हाँ, नियमों का एक सेट और एक 3 से 6 महीने की सामूहिक कार्य योजना, ताकि सभी को एक साझा लक्ष्य की ओर फिर से जोड़ा जा सके। वाकई ये स्रोत एक उत्तेजक विचार छोड़ता है जिस पर मनन किया जा सकता है। ये सामुदायिक अनुशासन पर आधारित एक बहुत ही स्पष्ट योजना प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत व्यापक प्रश्न खड़ा करता है। किसी विकेंद्रीकृत समुदाय में जहां कोई केंद्रीय अधिकार नहीं होता, क्या साझा विश्वास और सामूहिक अनुशासन, क्या ये सच में एक महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं? खासकर तब जब व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतें उस साझा लक्ष्य के खिलाफ हों। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही इस तरह के सभी प्रोजेक्ट्स का भविष्य तय करेगा।